वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल्फ डॉक्टर करीम, मैं आपके सामने एक फिर नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट हुआ हूं जो पदार्थ विज्ञान का है। हमने लास्ट लेक्चर्स में द्रव्य स्टार्ट कर दिए थे, यानी द्रव्य गुण द्रव्य विज्ञान चैप्टर स्टार्ट कर दिया था हमने, यानी द्रव्य क्या होते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं उसका वो देखा था हमने। अब हम जो देखने जा रहे हैं वो ये देखने जा रहे हैं कि जो योनि भेद, यानी कि योनि के प्रकार से, योनि होता है उत्पत्ति, यानी कहां से कौन से द्रव्य उत्पन्न होते हैं, उसके अकॉर्डिंग द्रव्य के कौन कौन से भेद माने गए हैं हमारे आयुर्वेद में। तो योनि भेद से जो द्रव्य के प्रकार होते हैं, 3 प्रकार का बताया गया है। कौन कौन सा? सबसे पहला जंगम, दूसरा औद्विद और तीसरा वौम्य द्रव्य। अब हम देखेंगे कि जंगम द्रव्य क्या होता है। तो जंगम प्राणियों से प्राप्त द्रव्यों को जंगम द्रव्य कहते हैं, यानी जंगम प्राणी कौन होते हैं? जो जंगल में पाए जाते हैं, यानी जानवरों से जो हमें द्रव्य प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? जंगम द्रव्य कहते हैं। अब देखिए अद्भुत, जो द्रव्य पृथ्वी से बाहर निकलते हैं अर्थात वानस्पतिक द्रव्य को अद्भुत द्रव्य कहते हैं। ऐसे द्रव्य जो पृथ्वी से होकर के बाहर निकलते हैं, जैसे कि धान, चावल, गेहूं, यौ, ये सब को क्या कहते हैं? हम अद्भुत द्रव्य कहते हैं। तीसरा जो है हमारा वो है वौम्य द्रव्य। तो पृथ्वी से प्राप्त होने वाले द्रव्य को वौम्य द्रव्य कहते हैं। जैसे पृथ्वी से, जैसे धातु भी था तो पृथ्वी से पाई जाती है, तो योनि भेद से अगर हम देखेंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे? वौम्य द्रव्य कहेंगे। अब जो दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि प्रयोग भेद से हमारे पास कितने प्रकार के द्रव्य पाए जाते हैं। तो प्रयोग भेद से यानी यूज के अकॉर्डिंग कौन कौन से द्रव्य होते हैं। तो यूज के अकॉर्डिंग 2 प्रकार के द्रव्य होते हैं, एक होते हैं औसत द्रव्य, दूसरा होता है आहार द्रव्य। अब औसत द्रव्य क्या होता है, आहार द्रव्य क्या होता है, ये देखते हैं। तो औसत द्रव्य ये होता है जिनका प्रयोग शरीर में शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष आदि गुणों को उत्पन्न करता है। औसत द्रव्य उस द्रव्य को कहते हैं जिसका प्रयोग शरीर में किस लिए किया जाता है? शीत द्रव्य के लिए, शीत के लिए, उष्ण के लिए, या फिर स्निग्ध, रूक्ष आदि गुणों को उत्पन्न करने के लिए जिस द्रव्य का हम उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? औसत द्रव्य कहते हैं। अब आहार द्रव्य क्या होता है? जिससे धातुओं का पोषण एवं शीर्षण होता है, यानी जिस द्रव्य से हमारे शरीर के जो सप्त धातु है उनकी पोषण एवं शीर्षण होता है उसे क्या कहते हैं? आहार द्रव्य कहते हैं। अब तीसरा जो वेद बताया गया दोष कर्म वेद से, यानी दोष के अकॉर्डिंग कौन कौन से वेद होते हैं। ठीक है, दोष कर्म प्रभाव वेद से द्रव्य के प्रकार। तो दोष भेद से 3 तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से आप खुद सोचिए। दोष को एक तो होंगे जो दोष को बढ़ाने वाले होंगे, उसे क्या कहेंगे हम? दोष प्रशमन। दूसरा होंगे धातु प्रदूषक, यानी धातु को प्रदूषण करने वाला। तीसरा जो होंगे वो स्वास्थ्य कारक, यानी हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखने वाला। अब देखिए दोष प्रशमन क्या होता है? दोषों का शमन करने वाले द्रव्य को दोष प्रशमन कहते हैं। जैसे गुडुचि त्रिदोष सामक होती है, दोषों को कम करने वाली, त्रिदोष सामक यानी दोषों को कम करने वाली जो द्रव्य होते हैं उसे क्या कहते हैं? दोष प्रशमन कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल दिया है, गुडुचि जो होता है त्रिदोष सामक होता है, यानी तीनों दोष को एक साम्य अवस्था में लाने वाला होता है गुडुचि। अब धातु प्रदूषक जो धातुओं को दूषित करने वाले द्रव्य होते हैं उसे धातु प्रदूषक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल में विष जो होता है सारे धातुओं को, सप्त धातु को नष्ट करने वाला होता है। अब देखते हैं हम स्वास्थ्य कारक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो जो स्वास्थ्य कारक होते हैं वो द्रव्य शरीर को स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जिस द्रव्य का यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वास्थ्य कारक द्रव्य कहते हैं। ठीक है, जैसे कि गेहूं, साली, चावल आदि वगैरह, ये सब जितने भी द्रव्य हम खाते हैं। अब आता है रस भेद से द्रव्य के कितने प्रकार होते हैं। चौथा वर्गीकरण हमारा ये आता है कि रस भेद से कितने होते हैं। तो रस भेद से जो द्रव्य के प्रकार होते हैं, सबसे पहला होता है मधुर, अम्ल, उसके बाद लवण, कटु, तिक्त, कषाय, यानी 6 रस होते हैं। तो रस भेद से भी कितने द्रव्य हो जाएंगे? 6 द्रव्य हो जाएंगे। अब देखेंगे इसमें थोड़ा सा एग्जांपल देख लेंगे कौन कौन से हैं इसके। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या? मधुर स्कंद के द्रव्य, यानी मधुर स्कंद में कौन कौन से द्रव्य आते हैं। आपको इतना याद नहीं रखना है, 1-2 इंपॉर्टेंट याद रखना है। सबसे पहले आपको जीवक, ठीक है, उसके बाद इसमें आता है क्या? काकोली, क्षीर काकोली, मुदपर्णी, मांसपर्णी, सालपर्णी और प्रश्नपर्णी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मेदा, महामेदा, ये देख लेना। अम्ल स्कंद के द्रव्य जो होते हैं वो आम्रा होते हैं, लकुच होते हैं, वृक्षा अम्ल होते हैं, बदर होते हैं, दाडिम होते हैं, ठीक है, और आम्लक होते हैं। लवण स्कंद के जो होते हैं सैंदव, सर्वांचल, कालविद, पाक्य, समुद्र और रोमक, ये 5 तरह के नमक होते हैं। ये लवण स्कंद के द्रव्य होते हैं। उसके बाद कटु स्कंद, कषाय स्कंद और तिक्त स्कंद के द्रव्य को देखते हैं। तो कटु स्कंद में पिपली, पिपली मूल, चित्रक, चव्यक, मरीच, ये देख लेना आप, इसे पंचमूल भी कहते हैं, ये देख लेना आप। ठीक है, तिक्त स्कंद के चंदन, नलद, ठीक है, कृतमाल, नक्तमाल,
नींब, कुटज, हरिद्रा, दारू हरिद्रा, मुस्ता, ये देख लेना। कसाय स्कंद के द्रव्य में आपको देखना है क्या क्या, प्रियंगु, ठीक है, अनंता, आम्रस्थि, लोध, धातु पुष्प, पदम, पदम केसर, ठीक है। अब आता है पांचवा जो वर्गीकरण है आहार द्रव्य, यानी कितने तरह के आहार होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो हमारे बुक में जो वर्गीकरण दिया गया उसको देखेंगे, जो चरक संहिता के अनुसार है, ठीक है, चरक में दिया गया। आहार वैसे द्रव्य के प्रकार, सुख धान्य, संमिधाम्य, मांस, शाक धान्य, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है सुख धान्य में, जैसे फल हो गए, गोरस हो गया, हरित हो गया, मद, जल, इक्षु, कृतान और आहार उपयोगी, ठीक है। इन सारे का थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल दिया है, वो आपको देखना नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे देख लीजिए। सुख धान्य का साली, गोधूम, संमिधाम्य मुदग, मांस, मांस में परसा, भूमिस, वारिस, शाक, पुष्प, मकोय, फल, मुनक्का, खजूर, हरित, अदरक, नींबू, मध, अरिष्ट और आसव। जल में दिव्य भौम, गोरस में गोदुग्ध और दधी, इक्षु में इक्षुरस गुड़, कृतान में पेय, विलोपी मंड, आहार उपयोगी तेल। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इतना ध्यान इस पे नहीं देंगे, ठीक है। अब आगे जो है सुश्रुत जी ने क्या क्या द्रव्य बताए हैं, कौन कौन से द्रव्य बताए हैं, तो उन्होंने एक जो द्रव्य का वर्गीकरण किया, जल वर्ग, क्षीर वर्ग, दधी वर्ग, तक्र, घृत, तेल, मधु, इक्षु, मद और मूत्र वर्ग, 10 तरह का बताया। फिर अन्य द्रव्य को भी उसने वर्गीकरण किया है, तो साली वर्ग, धान वर्ग, मुदग आदि वर्ग, मांस वर्ग, फल वर्ग, शाक वर्ग, पुष्प वर्ग, कंद, लवण, कृतान, भक्ष्य और अनुपान वर्ग में किया है। अब हम देखते हैं कि द्रव्य की संख्या किसने कितने माने हैं, किस किस ने क्या क्या माने हैं। तो वैशेषिक दर्शन सबसे पहले हम देखेंगे, तो वैशेषिक दर्शन ने कितने माने हैं, तो इन्होंने 9 संख्या बताए हैं। 9 कौन कौन से होते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन, ये 9 द्रव्यों की संख्या चरक संहिता में भी है और वैशेषिक दर्शन में भी है, जिसमें पंच महाभूत, आत्मा, मन, काल और दिशा, ये 5 द्रव्य होते हैं, जिसे हम कारण द्रव्य भी कहते हैं। अब इनके बारे में सबको एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पंचभूत क्या होता है। पंचभूत क्या होता है, भूत शब्द भू धातु में कत प्रत्यय लगने से बना है। भूत शब्द की व्युत्पत्ति क्या होती है, तो भूत शब्द जो भू धातु में कत प्रत्यय लगने से बनता है, ठीक है, क्या बनता है, भूत। इसका डिफिनेशन देखते हैं मुक्तावली के अनुसार। सबसे पहले मुक्तावली जी ने क्या कहा था वो देखते हैं डिफिनेशन। तो बाह्य इंद्रिय यानी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य हो सकने वाले शब्द आदि विशेष गुण जिसमें वो भूत है, स्रोत इंद्रिय शब्द ग्रहण करती है इस पर, मतलब बाह्य इंद्रिय जो जो होते हैं ना, हमारे 5 ज्ञान इंद्रिया होता है, 5 कर्म इंद्रिया, जो बाह्य इंद्रिय है उनके द्वारा जो चीजें हम सुनते हैं या फिर ग्रहण होती है, जैसे कान के द्वारा सुनना, नाक के द्वारा सुनना, ये सब ग्रहण होती है, उसी ग्रहण को आप क्या कहते हैं, पंचभूत कहते हैं या भूत कहते हैं। तो भूत और महाभूत दोनों शब्द एक पर्यायवाचक है। आयुर्वेदीय संहिता और दर्शन शास्त्र दोनों भी इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है कि ये भूत महाभूत से भिन्न है, फिर भी महाभूतों को भूतों को स्थूल रूप कहा जाता है। भूत जो होता है सूक्ष्म रूप होता है, उसी का स्थूल रूप हम महाभूत को मानते हैं। तो महाभूत और भूत दोनों एक पर्यायवाची है, अलग अलग नहीं है। आयुर्वेद में इसका कहीं भी अलग से वर्णन नहीं किया गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सृष्टि उत्पत्ति क्रम, यानी कि हमारा जो दुनिया है, ब्रह्मांड है, वो कैसे हमारे धरती पे पहुंचा था, धरती लोक पर कैसे आया था। तो तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे आया था। तो तैत्तिरीय उपनिषद के अकॉर्डिंग ये टेबल आपको याद रखना है, कुछ नहीं पढ़ना है, इतना लंबा चौड़ा जो भाषण दिख रखा है ये नहीं पढ़ना आपको, ये टेबल याद रखना है। सबसे पहले ब्रह्मा जी आए थे जिनको परमात्मा कहता है, उसके बाद आकाश आया, फिर वायु आई, फिर अग्नि आई, फिर जल आई, फिर पृथ्वी आई, फिर 5 महाभूत आ गया। तो 5 महाभूत जब एक जगह का मिल गया तो क्या आ गया, औषधि आ गया। औषधि के बाद फिर क्या हुआ, अन्न बना, और अन्न के बाद क्या बना, इंसान बना, यानी पुरुष बना, जानवर बना। ऐसे हमारा पूरा ब्रह्मांड बना है, ठीक है। तो ये तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार था। अब देखते हैं न्याय या वैशेषिक दर्शन के अनुसार हमारा धरती कैसे बना है, यानी ब्रह्मांड कैसे बना था, ठीक है। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार विश्व की सभी वस्तुएं 4 महाभूतों से मिलकर बनती है, ठीक है। आकाश को यहाँ इसलिए नहीं बताया गया था क्योंकि वो नित्य और विभू होता है, यानी विभू होता है, वो नित्य नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। परमाणुओं के संयोग और विभाग से वस्तुओं की क्रमशः उत्पत्ति और विनाश होती है। जब एक दूसरे से एटम एंड मॉलिक्यूल मिलेंगे तो उसी से तो विनाश होगा या तो बनेगा,
यानी क्रमशः उत्पत्ति या विनाश होता रहता है। कैसे? एक परमाणु मिला, 2 मिला, फिर 4, फिर 8, फिर 10, 16 ऐसे मिल करके एक एलिमेंट्स बना दिए। अगर वो टूट रहा है तो एलिमेंट खत्म हो रहा है, यानी विनाश हो रहा है उसकी। अब देखिए, परमाणुवाद के अनुसार कारण के गुण पूर्वक ही कार्य के गुण होते हैं। परमाणुवाद ये कहता है कि कारण जो होते हैं ना, उसी से कार्य की उत्पत्ति होती है। जैसे गुण परमाणु में होंगे वैसे ही गुण उसमें वस्तुओं में भी होंगे। तो जो जो परमाणु से मिलकर के कोई चीज बनता है, तो जो परमाणु का गुण होगा ना, वही गुण उसके वस्तु का भी होगा। एज एग्जाम्पल, अगर हमारा क्लास पूरा पूरा सारे टॉपर लोगों से ही भरा पड़ा है, तो पूरा क्लास ओवरऑल भी क्या होगा? टॉपर ही होगा। अगर सारे के सारे 0 लेवल वाले भी बच्चे बैठे हैं अगर क्लास में, तो सारे के सारे जो होंगे वो क्या होंगे? सब 0 ही होगा, यानी ओवरऑल क्लास भी 0 ही जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या कहलाता है? चौथा पॉइंट क्या कहता है? न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन से मत पृथ्वी के द्रव्यों की उत्पत्ति परमाणुओं से हुई है, जिसका कर्मणतः प्रशस्त पादभाष्य अनुसार निम्न है। अब क्या कहते हैं? देखिए, न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन ये कहता है जो पृथ्वी की द्रव्य है ना, उसकी उत्पत्ति परमाणु से ही होती है। सच में परमाणु से ही होती है। केमिस्ट्री भी मानती है, साइंस भी मानती है कि छोटी छोटी परमाणुआ मिलकर ही एलिमेंट बनाते हैं, एलिमेंट से फिर मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से मिलकर के एक सब्सटेंस या फिर गैस, लिक्विड, सॉलिड जो भी बनना होता है वो बन जाता है, उसका फॉर्मेशन हो जाता है। अब सांख्य योग दर्शन के अनुसार हमारा महाभूत मतलब ब्रह्मांड कैसे बना है, ठीक है। तो सांख्य दर्शन के अनुसार जो सृष्टि का उत्पत्ति क्रम है, इतना सारा जो लिख रखा है वो ना पढ़ करके आप नॉर्मल सा एक टेबल याद करना, ये वाली टेबल। सबसे पहले क्या आई थी? प्रकृति आई थी, अष्ट प्रकृति होती है। उसके बाद फिर पुरुष मिलकर के क्या बनाया था? महत बनाया था। महत से क्या बना था? अहंकार बना था। अहंकार से फिर 3 भाग में डिवाइड हो गया था, सात्विक, रासिक और तामसिक। तो सात्विक अहंकार, रासिक अहंकार और तामसिक अहंकार। और सात्विक और रासिक अहंकार मिल करके क्या बना दिया था? 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया और मन बना दिया था। और तामसिक अहंकार मिल करके तन्मात्राएं बनाई थी। शब्द तन्मात्राएं जिससे आकाश वायु बनी थी, स्पर्श तन्मात्रा जिससे वायु महाभूत बनी थी, रूप तन्मात्रा जिससे अग्नि महाभूत बनी थी, रस तन्मात्रा जिससे जल महाभूत बनी थी, और गंध तन्मात्रा जिससे पृथ्वी महाभूत बनी थी। तो ये सृष्टि उत्पत्ति क्रम था सांख्य दर्शन के अनुसार। अब योग दर्शन के अनुसार देखते हैं क्या। तो योग दर्शन ने सांख्य दर्शन के अनुसार ही सृष्टि का उत्पत्ति क्रम बताया है, और इसमें सिर्फ एक जो तत्व जोड़ दिया है, यानी 25 तत्व तो सृष्टि क्रम मानी ही है, और इसमें योग दर्शन ने 26वां तत्व ईश्वर को माना है, यानी 26 तत्व का 26 तत्व माना है योग दर्शन ने, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं हम चरक संहिता के अनुसार कैसे होती है। चरक संहिता के अनुसार जो है वो ऐसे बनती है। सबसे पहले देखिए कैसे बनती। चरक संहिता के अनुसार ख आदि यानी कि आकाश, वायु, अग्नि महाभूत में सूक्ष्म अंश बुद्धि, अव्यक्त और अहंकार की 8 भूत प्रकृति कहलाते हैं। इनके जो सूक्ष्म अंश होते हैं ना, वो बुद्धि, अव्यक्त और अहंकार और 8 प्रकृति कहलाते हैं, जिसे 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन और इंद्रियों के अर्थ षोडश विकार बनते हैं और उन्हें कहते हैं, ठीक है। अव्यक्त को छोड़कर सभी भूत प्रकृति विकार को क्षेत्र कहा जाता है, और इस क्षेत्र को जानने वाले अव्यक्त या पुरुष को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। अव्यक्त को छोड़कर जितने भी चीज थे उसे क्या कहा जाता है? भूत, प्रकृति और विकार कहा जाता है, और क्षेत्र कहा जाता है। और जो इन्हें जानते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। अव्यक्त से बुद्धि की उत्पत्ति होती है, और बुद्धि से अहंकार की उत्पत्ति होती है, और अहंकार से सूक्ष्म पंच महाभूत बनता है, और उसी के पश्चात शरीर की उत्पत्ति होती है। प्रलय के समय पुरुष 8 भूत प्रकृति और 16 विकार से छूट जाता है। इस प्रकार सृष्टि उत्पत्ति, अव्यक्त और व्यक्त के प्रलय पुनः व्यक्त हो जाता है। जो रज और तम के व्याप्त ऐसे पुरुष उत्पत्ति प्रलय के चक्रव्यूह में काल तक बने रहते हैं। अब देखिए क्या कहता है नॉर्मल सा। देखिए ये कहते हैं कि सबसे पहले दुनिया में पंच महाभूत बना था, फिर तन्मात्राएं बनी थी, फिर उसमें अव्यक्त आया था, फिर बुद्धि आया था, फिर अहंकार आया। सबसे पहले दुनिया में क्या आया था? अव्यक्त आया था, उसके बाद बुद्धि आई, फिर अहंकार आई, अहंकार से फिर सूक्ष्म पंच महाभूत बने, यानी छोटे छोटे अंश बने। उसके बाद उससे क्या हुआ था? बड़े पंच महाभूत बने, और उससे हमारा पूरा सर्वांग शरीर बन गया। अब सुश्रुत जी क्या कहते हैं, सुश्रुत जी का भी हम देख लेते हैं एक बार। तो जो सुश्रुत जी ने कहा है कि कैसे बनती है, ठीक है, सृष्टि उत्पत्ति कर्म कैसे हुई थी, वो ये कहा था कि सबसे पहले प्रकृति आई थी।
कौन कौन सा? तो सत्व रज और तम युक्त था और उसमें पुरुष मिला। उसके बाद बना महत, महत बना, महत से फिर अहंकार बना, अहंकार से फिर क्या हुआ था? सात्विक और तामसिक, जो तामसिक थे वो क्या बना दिया? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन, और जो तामसिक और राजसिक थे वो क्या बना दिए? तन्मात्राएं, जिससे महाभूत की उत्पत्ति हुई और महाभूत से फिर हमारी पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हो गई थी। ठीक है, तो ये सारे तन्मात्राएं 24, और इन्होंने भी 24 तत्व पुरुष को माना है। देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि ये संपूर्ण 24 तत्व के खंड होते हैं और 25वां तत्व पुरुष है, जो चेतन है, देह रूप कार्य इंद्रिय रूप कारण से मिला हुआ है, चैतन्य को उत्पन्न करता है, व्यक्त तथा प्रकृति की चेतना जीवात्मा के कारण करती है। तो ये 25 तत्वों को मानते हैं, जिसमें 24 तत्व होते हैं और एक आत्मा होती है। ये सुश्रुत जी ने भी माना है। तो यहाँ से सृष्टि उत्पत्ति कर्म आपका यहाँ पे एंड होता है। फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, पंच महाभूतों के लक्षण एवं गुण, यानी उनके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, उनके क्या क्या गुण हो सकते हैं। अब हमने देख लिया सृष्टि उत्पत्ति की कर्म कैसे कैसे थी। ठीक है, तो बस आपको टेबल याद रखना है, वो टेबल इंपॉर्टेंट था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।